हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस का अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शंस लेके आया हूँ। करीब करेक्शन तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन का किया है, लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा उनमें से 16-17 प्रॉब्लम्स जो आईटीजे एडवांस के लेवल की हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चैलेंज प्रॉब्लम जो मैंने पिछली बार दी थी आप लोगों को करने के लिए, उनमें से आप लोगों में से एक ही बच्चे का रेस्पॉन्स आया, रोहन चतुर्वेदी। कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज ही टफ है। केवल सेट और उसमें ऐसा उलझा दिया लैंग्वेज में कि आप लोग घबरा गए इसको देख करके। और ऊपर से ये भी चैलेंज प्रॉब्लम लिखा है, तो सोचा होगा आप लोगों ने कि चैलेंज प्रॉब्लम है तो पक्का डिफिकल्ट होगी। ऊपर से लैंग्वेज, तो दिमाग ही नहीं लगाया आप लोगों ने। दिमाग लगा लेते तो हो जाता। बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस के पेपर में भी ऐसे होते हैं, थोड़ा सा अगर उसको सोच लिया जाए तो हो जाता है वहां पे। आप लोग गिव अप कर देते हो देख करके, ये सही नहीं है। नंबर्स ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ टू इक्वेशंस px इक्वल टू 0 एंड qx इक्वल टू 0 7। px इक्वल टू 0 के कितने रूट बताए इसने? 7। और qx इक्वल टू 0 के कितने रूट बताए इस इक्वेशन के? 9। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेट ए ऐसा है कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर तो जानते हो ना, इस तरह से 1,2 1,1 3,4, इस तरह से। यहां पर x की वैल्यूज है और यहां पर y की वैल्यूज है, ऐसा कहा है उसने। और कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे? इन इक्वेशन को जो qy इज इक्वल टू 0 एंड qx इंटू py इज इक्वल टू 0, वो x और y जो इनको 0 बनाते हो साथ ही साथ। ओके। और ये भी कहा है कि जो ए सेट है वो एक इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। तो चलो इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इन दो इक्वेशन का मतलब क्या है? या तो पी एक्स 0 हो जाए, चार केस बनेंगे। या तो पी एक्स 0 हो जाए तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, या फिर क्यू एक्स 0 हो जाए, पहला केस। दूसरा केस, या तो पी एक्स 0 हो जाए यहां से, और यहां से क्यू पी वाई 0 हो जाए। तीसरा केस, या तो क्यू वाई 0 हो जाए और यहां से क्यू एक्स 0 हो जाए। और चौथा केस, या तो क्यू वाई 0 हो जाए या फिर पी वाई 0 हो जाए। सी, अगर यहां पर पी एक्स और क्यू एक्स 0 होते हैं तो y कर जाएगा बिलोंग किसको? y रियल नंबर को बिलोंग कर जाएगा, राइट। y कर जाएगा किसको बिलोंग? रियल नंबर को। तो x क्या होगा? x इनमें से कोई 7 और 9 रूट्स में से एक होगा ना, जो दोनों को सेट 0 करेगा। एक कॉमन रूट होना चाहिए px और qx का। वो कॉमन रूट एक कम से कम होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सपोज कीजिए वो x इक्वल टू 1 है, तो 1,1 1,1.1 1, पाई, y की कुछ भी वैल्यू लिख लो, x को 1 ही रखो, तो इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो ये वाला केस एक्सेप्टेड है। लेकिन ये वाला केस एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेड है सेकंड वाला केस? क्योंकि कितने x px को 0 करेंगे? 7। और कितने y py को 0 करेंगे? 7। 7x और 7y से फाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, और इसमें ए सेट का जो डायमेंशन है वो फाइनाइट हो जाएगा। तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूं। उसने कहा है कि ए सेट इनफाइनाइट है। अब तीसरा केस जो है, थर्ड वाला केस क्या कह रहा है? क्यू वाई इक्वल टू 0। कितने वाई है भैया क्यू वाई को इक्वल टू 0 करेंगे? 9। और कितने एक्स है जो क्यू एक्स को 0 करेंगे? क्यू एक्स को 0 करेंगे, कितने हैं? 9। अब 9x और 9y से कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे भैया? फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ए का जो सेट का जो डायमेंशन है वो फाइनाइट रह जाएगा। तो ये भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने इनफाइनाइट कहा। अब यहां पर अगर क्यू वाई 0 हो जाए, कितने वाई से हो जाएगा? 9 से। और पी वाई भी 0 हो जाए साथ ही साथ, कितने वाई से हो जाएगा? 9 से। मैक्सिमम 9, मतलब कम से कम एक वाई कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। और एक्स क्या होगा? एक्स कोई भी रियल हो जाए, एक्स कोई भी रियल नंबर हो जाए, और ये दोनों क्यू वाई और पी वाई 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन 0 हो जाएंगी। और y जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कितने? 9 होंगे। और कम से कम कितने होंगे? 1 होना चाहिए क्योंकि कॉमन होना है।
तो एटलीस्ट 1y और यहां से एटलीस्ट 1x शुड बी कॉमन। यहां पर एटलीस्ट 1x शुड बी कॉमन और यहां पर एटलीस्ट एंड लगा है ना बीच में, एटलीस्ट 1y शुड बी कॉमन। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं यहां पर, कितने हो सकते हैं, कितने x हो सकते हैं कॉमन? px और qx को जीरो करने वाले 7x कॉमन हो सकते हैं ना, 7 इसके हैं 9 इसके। और यहाँ पर कितने y हो सकते हैं कॉमन, कितने x यहाँ पर कॉमन है मैक्सिमम, मैक्सिमम 7x कॉमन हो सकते हैं इसमें, है ना, 7 रूट। अच्छा, और मैक्सिमम कितने y कॉमन हो सकते हैं यहाँ पर py और qy में, 9y, दोनों को एक साथ जीरो करने वाले, हाँ 7 ही हो सकते हैं। तो ये है आपका। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो अब बी सेट क्या है, बी सेट है ए का सबसेट और उसमें है एक्स और वाई बराबर, जैसे 1,1 2,2 3,3 और ये एक्स के ही है, एक्स एक इनफाइनाइट सेट है। तो अगर यहां से इससे ए बना होगा, इस वाले से ए बना होगा, तो कितने एलिमेंट बी में आएंगे इक्वल वाले, एक्स और वाई जिसमें इक्वल होंगे। तो जितने एक्स हैं, कितने एक्स हैं 7 ना, 7 ऐसे एक्स है और एक और इसमें कितने वाई है 9 ना, और एक दोनों में कॉमन कम से कम होना चाहिए, कम से कम एक कॉमन, तभी तो ये जीरो होगा, तभी तो ये इक्वेशन जीरो होगी या ये इक्वेशन जीरो होगी। तो -1 इतने एलिमेंट होंगे सेट बी में। ये ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी होगा। नहीं तो मिनिमम कितना हो सकता है, सारे रूट कॉमन हो जाए, मतलब 7 के 7 कॉमन हो जाए, पीएक्स सारे मतलब ये जो 7x पर 0 है px और 9x पर 0 है qx, और इनमें से जो 7x है डिफरेंट वो सारे के सारे कॉमन हो जाए, तो जो इस इक्वेशन को, इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x की संख्या कितनी रह जाएगी, कम रह जाएगी ना, ठीक है ना। और इसमें कितनी रह जाएगी, नहीं 7 ही रहेगी, और इसमें कितनी रह जाएगी 9, और कॉमन वाले कितने हो जाएंगे 7, 7 कॉमन वाले हो जाएंगे, तो ये कम रह जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कहा है उसने, मैक्सिमम कहा है तो मैं क्या होने दूंगा, मैं px और qx की कॉमन रूट्स की संख्या मिनिमम रहने दूंगा, जिससे कि मुझे ये मैक्सिमम मिले। ऐसे सोच लीजिए इसको, मैं दूसरी तरीके से बता देता हूं कि मान लीजिए इस सेट को सेटिस्फाई करने वाले का नाम है एसपी, और एसपी में कितने एलिमेंट्स हैं, एसपी में एलिमेंट्स है कितने 7। px और qx और py और qy, हाँ 7। और यहां पर qy कितने हैं, qy पे कितने कितने एलिमेंट इसको जीरो करेंगे, एस एन, इसको मैं बोलता हूं क्यू, एस क्यू, मतलब qx को जीरो करने वाले कितने एलिमेंट हैं 9, और दोनों को जीरो करने वाले एस पी इंटरसेक्शन एस क्यू, कॉमन रूट्स की बात कर रहा हूं, कॉमन रूट्स की संख्या है ये क्या है, कॉमन रूट्स की संख्या, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स इन पी लैम्डा एंड क्यू लैम्डा। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो बी सेट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एसपी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एसक्यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी इंटरसेक्शन क्यू, राइट। अब बेटा इसमें कितने हैं पता है ना, 7 गिवन है, इसमें कितने हैं 9, इसमें वेरिएबल है, लेकिन इसमें जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जीरो हुए इसका मतलब होगा कि P और SQ में एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब इस इन दोनों का कोई कॉमन रूट नहीं है। इन दोनों का अगर कॉमन रूट नहीं हुआ तो ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो पाएंगे। अगर ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हुए, अगर ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हुए, क्या हो रहा है इसमें, हाँ
अगर ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हुए तो क्या होगा, ये फिर स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो पाएगा। ये वाला स्टेटमेंट ना, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए जरूरी है कि कम से कम एक कॉमन एक्स हो, है ना। तो कम से कम ही रखूंगा मैं। क्यों रखूंगा मैं कम से कम इसमें, क्योंकि मुझे ये मैक्सिमम चाहिए। तो -1 कितना आ गया आंसर 15। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। ओके, चलते हैं आज के सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर। आज के सेलेक्टेड क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। हाँ, फंक्शन fx is such that fx equal to a ln x plus x square by 2। a पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई पॉजिटिव नंबर है, और fx1 माइनस fx2 लिख लेता हूं, fx1 माइनस fx2 अपॉन x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x1 x2 पॉजिटिव। सारे x1 x2 पॉजिटिव x1 x2 के लिए ऐसा है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बतानी है। यार इसको देख करके क्या लग रहा है मुझे, ये y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लग रहा है ना। स्लोप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, स्लोप ना, स्लोप ही होता है ना। तो डेरिवेटिव से मतलब है। अगर मैं इसको इसको बहुत छोटा कर दूं, dx बना दूं, चेंज इन x, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, इस नंबर को, डिनोमिनेटर को कैसे बनाऊंगा, x1 को टेंड करा दो x2 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये f डैश, क्योंकि ये भी पास पास हो जाएंगे तो ये dy हो जाएगा, वेरी स्मॉल चेंज, और ये भी पास, दोनों बहुत छोटा हो जाएगा ये नंबर भी, तो ये dx हो जाएगा ऐसा करते ही। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। जरा देखते हैं dy बाई dx क्या है भैया इसका, a बाई एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, x कैसा है भैया, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर के लिए AMGM से सोचो कि कब बराबर होते हैं, ये जब x1 हो जाए ना। तो ये रेंज a की किस वैल्यू के लिए, a की किस वैल्यू के लिए रेंज 2 या 2 से बड़ी आएगी। अगर a 1 हो जाए, सोचिए जरा, a अगर 1 हो जाए तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस ये आपका 1 बाई एक्स प्लस एक्स जो है वो 2 से बड़ा होगा। और अगर a 2 हो जाए तो ये इसकी जो लिस्ट वैल्यू है वो 2 नहीं रहेगी, फिर क्या हो जाए, 2 बाई एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 हो जाएगी। तो 2 होने के लिए a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ a कैन बी दिस। अच्छा, लेकिन ग्रेटर देन 2 भी कहा है ना उसने, यहाँ तो दो, ये तो कंपाउंड स्टेटमेंट है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट है तो a की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है ना। मतलब ये वाला केस भी एग्रीड होगा। आप समझे नहीं मेरी बात। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भैया, ये कह रहा है कि ये तो मैंने जब x1 को x2 को टेंड करा दिया तो ये dy बाई dx हो गया। ये क्या हो गया भैया, ये dy बाई dx हो गया। dy बाई dx की जो वैल्यू है वो या तो 2 से बड़ी है, या फिर वो dy बाई dx जो है वो dy बाई dx जो है वो 2 के इक्वल है। तो 2 के इक्वल कब है, dy बाई dx जब a की वैल्यू 1 है, और अगर a 1 से बड़ा हो गया तो 2 से बड़ा हो जाएगा dy बाई dx, यही कह रहा हूं ना मैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो 1 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, ये। तो सी और डी दोनों ऑप्शन है, कैन भी कहा है ना उसने। अच्छा, ये है। नेक्स्ट वाला क्या है, हाँ, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स एल एन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एल एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी एक्स कहा है उसने स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बड़ा है कि जी एक्स बड़ा है, ऐसा सब कुछ बताना है, कुछ ऐसा ऐसा है। देखो, मुझे लग रहा है कि एफ ऑफ जीरो यहाँ पर 1 है, और यहाँ जी ऑफ जीरो भी 1 है। मतलब दोनों की दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1। अब जो तेज दौड़ेगा वो ऊपर रहेगा भैया, सिंपल सी बात है। तो f डैश x कितना है,
यहां से भाई दौड़ना मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई ना, डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स। और क्या, तो एफ डैश एक्स कितना है, एक्स इंटू 1 अपॉन, अच्छा इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख देता हूं, एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। और जी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी एक्स का डेरिवेटिव भी हो जाएगा जी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का डेरिवेटिव कैसा है, बराबर है, बराबर है, और दोनों x इक्वल टू 0 पर 0 को अप्रोच कर रहे हैं। नहीं, इसका डेरिवेटिव ज्यादा है, इसका एक और आएगा ना, ln रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, हाँ x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। और जी एक्स का डेरिवेटिव ये है, किसका डेरिवेटिव ज्यादा है भैया, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव ज्यादा है तो वो तेज दौड़ेगा, तो वो ऊपर रहेगा पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अच्छा अब जरा गौर से देखो, ये इवन फंक्शन है ना, और ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड है, तो ये सारा मिलाकर के इवन फंक्शन हो गया। तो ग्राफ कुछ ऐसे है ना, ये एफ एक्स है, एफ एक्स ऊपर था ना, और यहाँ जी एक्स है, तो इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक बनेगा ना, ऐसा जी एक्स बनेगा और ऐसा एफ एक्स बनेगा। तो निगेटिव एक्स के लिए भी एफ एक्स ही ऊपर रहेगा। तो निगेटिव एक्स के लिए मतलब देयर एग्जिस्ट ए, एक क्या बहुत सारे इनफाइनाइट है, सारे ए के लिए इनफैक्ट सारे निगेटिव एक्स के लिए ऐसा है कि एफ एक्स बड़ा है, तो एफ एक्स ये है, अभी भी एफ एक्स ये है इवन फंक्शन होने की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे पॉजिटिव निगेटिव एक्स के लिए एफ एक्स ही बड़ा है। ए और डी आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं, ये जरा देखते हैं कि एफ एक्स पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। पीस वाइज तो और मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इसको लगता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट भी लगा है, और ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो दरअसल एफ एक्स हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और मॉडुलस 2x माइनस 3 1 से 2 में, 1 से 2 में, और यहां पर cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 से 1 में। अब ब्रेक करो भैया इनको इंटीजर पे पीस वाइज डिफाइन करने के लिए। पहला होगा -1 से 0, दूसरा होगा 0 से 1, तीसरा होगा 1 से इसका चेंज पॉइंट 3/2, और फिर होगा 3/2 से 1 से 0 से 1 हो गया, और 1 से 3/2 में आ गया, और 3/2 से 2, ये 2 हो गया जी। x इक्वल टू 2 तक, x इक्वल टू 2 तक, 2 भी इंक्लूड कर लेता हूँ। -1 से 0, -1 से 0 में आप देखोगे कि ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, -1 से 0 में ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा -x और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा कुछ। अब अगर -1 से 0 में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो कितना होता है बच्चों, क्या होता है वो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हो जाएगा, इसको लिख लो ऐसे, -x माइनस x माइनस इंटीजर x, तो ये -2x प्लस इंटीजर x, और इंटीजर x -1 से 0 में होगा -1, तो -2x -1, तो -2x -1 मतलब -2x -1 cos निगेटिव cos ऑफ -x इज cos x, तो मैं ऐसे बोल दूं क्या इसको,
पाई बाई टू। अब ये आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस पाई एक्स, और cos पाई बाई टू प्लस पाई एक्स इज माइनस साइन पाई एक्स। तो ये दरअसल इस इंटरवल में माइनस साइन पाई एक्स है। अच्छा जी, अब 0 से 1 में, 0 से 1 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 0 से 1 में ये पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा और ये भी x हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये x के बराबर होगा। तो x के बराबर अगर होगा ये, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। चलिए यहां पर 1 से 3/2 में यहां पर आ जाइए। जब x की वैल्यू 1 से 3/2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हो जाएगा x माइनस 1, और ये खुल जाएगा निगेटिव के साथ। तो ये दरअसल x माइनस 1 और ये निगेटिव के साथ खुल गया, तो ये 2x माइनस 3। और जब 3/2 से 2 में है तो 3/2 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो वही होगा x माइनस 1 ही, और ये आपका पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा ये वाला। ये हमारा फंक्शन है भैया। अब आराम से इसका ग्राफ बना लो और सारे जवाब दे दो। देखो -1 से 0 में बनाता हूं मैं, -1 से 0 में, ये 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर आपका क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, ये 3/2 है और ये 2 है। -1 से 0 में साइन पाई एक्स, साइन एक्स कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ये ऐसे बनता है, नीचे ऐसे बनता है। ये साइन पाई एक्स का ऐसे बनता है, लेकिन माइनस लगा है तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो ये बन गया कैसे, ये बन जाएगा ऐसे, 0 पर क्या कर दो, ऐसे सर्किल बना दो। 1 0 से 1 में y इक्वल टू 1, 0 से 1 में 0 पर 1 और y इक्वल टू 1, ये लीजिए। और ये 1 और 3/2, अगर मैं इस पोलिनोमियल का ग्राफ बनाता तो कैसे बनाता, 1 और 3/2, 3/2 के इधर निगेटिव लिखता, पॉजिटिव लिखता, निगेटिव लिखता। कैसे बनता ये, कैसे बनता ये, पॉजिटिव मतलब ऊपर, निगेटिव मतलब नीचे। तो 1 से 3/2 में बनना है, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। ओके, अब बाकी के लिए 3/2 से 2 में, हाँ 3/2 से 2 में कैसे इसका कैसे बनाऊं, इसको मैं कर सकता हूं कैसे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो कैसे बनता ये, ऐसे बनता, ऐसे बनता। लेकिन अब कौन सा पोर्शन रह जाएगा इसका, 3/2 से 2 वाला, 3/2 से 2 वाला पोर्शन रह जाएगा। तो कैसा बन जाएगा ये, ऐसा, ये ग्राफ हो गया। तो क्या कह रहा है वो, यहां पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर है, डिसकंटिन्यूअस है 1 पे, 0 पे। चलो क्या कह रहा है कि रेंज ऑफ एफ एक्स इज 0 to 1। हाँ ये 1 था यहाँ पर, ये एक्चुअली 1 थोड़ा सा ऊपर बन गया ग्राफ, ये थोड़ा 1 नीचे लिखते, ये ये एक्चुअली 1 था। और यहाँ पर भी इसका भी डेरिवेटिव अगर 0 करके देखो तो ये कितना आता है, 2 पर कितना आता है, ये 2 पर भी ये 1 आ रहा है, ये 2 पर 1 आ रहा है, ये भी 1 से छोटा ही होगा। तो ये रेंज जो है इसकी 0 से 1 हो गई, यहाँ तक ही होगा ये, 0 से 1 है। हाँ ये आंसर, ये एक करेक्ट हो गया नंबर। अच्छा ये आप बच्चों निकालोगे ना, इसको निकालना चाहोगे तो क्या करो, इसका डेरिवेटिव 0 कर लेना, इसका डेरिवेटिव 0 कर लेना, डेरिवेटिव 0 करके जो x आएगा उस x पर वैल्यू निकाल लेना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल इज 1। हाँ भैया, ये आपका 3/2 ऐसा है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ 3/2 पर।
एफ एक्स इक्वल टू वन हैज टू सॉल्यूशंस, एफ एक्स इक्वल टू वन हैज टू सॉल्यूशंस, हाँ ये देखना ही पड़ेगा भाई अब तो मुझे, चलो मैं कर लेता हूं उसको। कितना है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ये आपका 2x² और बेटा ये हो गया -3x -2x -5x +3। अगर मैं f डैश एक्स इज इक्वल टू करूं तो -4x और ये +5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5/4 आ गया ये। तो 5/4 वैल्यू रखो इसमें जरा, -5/4 -1 1/4 और 5/4 5/2 -3 5/2 -3 कितना हो गया 1/2, तो -1/8 आया, तो बहुत नीचे है ये। तो दो सोल्यूशन है, एक ये वाला सोल्यूशन 2 पर एग्जैक्टली है ना, और एक ये सोल्यूशन, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो सी भी करेक्ट है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बी भी करेक्ट है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज डिसकंटिन्यूअस इज 2, डिसकंटिन्यूअस एक 1 पर है और एक 0 पर है, ए बी सी डी चारों आंसर करेक्ट है, ए बी सी डी चारों करेक्ट है इसके, एक 0 पर है और डिसकंटिन्यूअस, और एक कहां पर है 1 पर, 1 पर देख रहे हैं ना आप, ब्रेक है। इस तरह से आप करोगे इसको। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्यूबिक है, ये तो बड़ा आसान सा है यार, आप लोग सारे कर लोगे इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं IIT एडवांस में, इसलिए मैंने उठा लिया इसको। देखो एफ एक्स दिया है इसने, एफ डैश एक्स बताओ कितना है, एफ डैश एक्स ये 3ax² प्लस 2bx प्लस c है ना, एफ डबल डैश एक्स कितना है बताओ, 6ax प्लस 2b है ना। तो अच्छा, तो यहां से पहले वाले से f डबल डैश -2/3 कितना, f डबल डैश -2/3 मतलब ये यहां पर रखो -2/3, तो -2/3 रखूंगा तो -4a प्लस 2b ये आ जाएगा 0, यानी कि b इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन 1 आ गई। f डैश 0 इज 3, इसमें 0 रखो तो c कितना आ गया, c आ गया आपका 3, राइट। f डैश 0 इज 3, 0 यहां पर रखा तो c की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है वो जरा, कह रहा है f डैश -2/3 पर 5/3 है, तो रखो 5/3 इज इक्वल टू -2/3 रखेंगे यहाँ पर, 3a इंटू 4/9 -2/3 रखेंगे तो -4b/3 और c कितना है 3। तो यहां से मुझे कुछ तो पता चलेगा, ये आपका 3 3 जा, तो ये आपका 4a माइनस 4b प्लस 9/3 इज इक्वल टू 5/3, तो यहां से आपका 4a माइनस 4b आ गया -4, है ना। अब यानी a माइनस बी इज इक्वल टू -1, अब b की वैल्यू 2a है, तो माइनस a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 2 और c कितना आ गया 3, यही है ना, यस यही है। तो क्या a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, हाँ है। क्या ए बी सी 6 है, बिल्कुल है। अच्छा, अब क्या हमारे पास एफ एक्स आ गया, एफ एक्स क्या है भैया, एफ एक्स है x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 है। अब इसका इनवर्स तो नहीं निकाल सकते क्योंकि g जो है वो इनवर्स है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी भी रहती है, जैसे इसने कहा है कि x इक्वल टू 4 पर डेरिवेटिव ऑफ सी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, gx इंटू एफ ऑफ gx का डेरिवेटिव निकालो x इक्वल टू 4 पर। तो कैसे आएगा डेरिवेटिव इसका, g डैश x एफ ऑफ gx, राइट, और प्लस g ऑफ x इंटू एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब 4 रख दो, एट x इक्वल टू 4,
जी डैश 4, ये तो कॉमन ले लेता हूं सारे में से, एफ ऑफ G4, एफ ऑफ, अब जी एक्स क्या है, एफ इनवर्स एक्स है ना, तो एफ इनवर्स एक्स रख दो यहां पर, चलो ऐसे कर लेते, एफ ऑफ G4 प्लस एफ डैश G4 इंटू G-4, G-4 तो बाहर आ गया था कॉमन, ठीक, ये कर लीजिए आप। देखो भैया, सुनो बात ध्यान से, G-4 क्या है, G-4 है जहां पर fx4 आता हो, x इक्वल टू 0 पर, f0 इज 4, है ना, तो G-4 है 1 अपॉन f-0, 1 अपॉन f-0, राइट, ये सब पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है मैंने। और G4 कितना है, मतलब x इक्वल टू 4 पर g की वैल्यू, y की वैल्यू, तो जहां fx4 है वो x की 4 हो जाएगा, ये तो ये हो गया f0, G4 कितना है 0, अरे f0 4 है तो G4 0 हो जाएगा, ये ऐसे कह लो ना यार, 0 इज इक्वल टू f इनवर्स 4, यानी 0 इज इक्वल टू g ऑफ 4, है ना, तो ये f0 हो गया। अच्छा, G4 f0 है तो ये f डैश 0 पूछ रहा है, और क्या, तो कितना है, कैलकुलेट करो, f डैश x कितना है, f डैश x है हमारा 3x², ये रहा 3x² प्लस 4x प्लस 3, है ना, 4x प्लस 3, तो f डैश 0 कितना हुआ 3, तो 1/3, f0 कितना हुआ 3, f डैश 0 कितना हुआ, f0 कितना हुआ 4 है ना, f0 4, और वैसे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनवर्स एंगल है तो 4 ही बचेगा यहाँ पे, f डैश 0 कितना हुआ 3, तो ये कितना आ गया 7/3, कुछ गलती कर दी, एफ जी डैश 4 कितना है 1 अपॉन f डैश 0, 1 अपॉन f डैश 0, और f डैश 0 है 3, तो 1/3, तो बढ़िया है। f0 कितना है, f0 है 4, और f डैश 0 कितना है, f डैश 0 है 3, तो ये आपका है 7/3, तो 7/3 तो नहीं है, 7/3 तो नहीं, हमने एबीसी की कुछ वैल्यू गलत तो नहीं कर दी है, देखो एफ डैश, ये आपका एफ डैश एक्स 3a x² प्लस 2bx प्लस c, बढ़िया, डबल डैश 6ax प्लस 2b, बढ़िया, अब डबल डैश में क्या डाला है -2/3, तो -2/3 यहाँ पे रखूंगा तो -4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू 2a, बढ़िया। अच्छा, फिर उसने कहा है f डैश 0, f डैश 0 कितना आएगा यहाँ से c इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, अब f डैश -2/3, f डैश -2/3 कितना है 5/3, तो 5/3 यहाँ पे रखो, 2/3 तो 4/9, ठीक है, -2/3 तो -4/3 b प्लस 3 c, हाँ, तो ये 3 3 जा 4a माइनस 4b, 4a माइनस 4b प्लस 9 इज इक्वल टू 5, तो -4, तो a माइनस b इज इक्वल टू -1, और b कितना है 2a, तो a1 b2, सही है यहाँ तक तो, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, a b c 3, ठीक है, अब f0 कितना है 4 है, gx f gx g डैश x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, g डैश x इंटू एफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, अच्छा अब 4 रख दिया, तो g डैश 4
G'4 1/f0, हाँ G'4 1/f0, और ये आपको f(g4), अच्छा g(x) तो बाहर आ गया, G'(x) बाहर आ गया, हाँ ये गलती कर रखी है यहाँ पे, gx भी है यहाँ पर, ठीक है, तो इंटू जी एक्स, तो यहाँ पर ये आपका इंटू जी फोर कितना है 0, G4 कितना है, G4 मतलब जिस x पर F4 आता हो, G4 0 है, तो ये 0 इंटू 0 4/3, तो आंसर कितना आ गया, ये आपका सी भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, हाँ देखो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एफ एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसा ग्राफ है, ऐसे दिमाग में आना चाहिए पहले बोलते ही। अब क्या कह रहा है कि -1 में x घटा दूं, उतना ही आता है जितना -1 में x जोड़ने पर। तो -1 अगर ये लाइन है, ये -1 है, तो इसमें जितना x जोड़ने पर हाइट आती है उतना ही यहां से घटाने पर भी हाइट आती है। इतना बढ़ा दूंगा तो इतनी हाइट आ रही है, तो इतना घटाने पर इतनी हाइट आ रही है। इसका मतलब ग्राफ सिमेट्रिकल है x इक्वल टू -1 के। अगर x इक्वल टू -1 के सिमेट्रिकल है तो वर्टेक्स यहाँ होना चाहिए ना। अब वर्टेक्स कितना होता है, -b/2a, -d/4a होता है ना क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स। तो भैया -b/2a कितना आ गया, -1 आ गया, तो यहाँ से b इक्वल टू 2a हो गया, b इक्वल टू 2a, कौन a कौन b, अरे भाई मैंने क्वाड्रेटिक को ऐसे एज्यूम कर लिया ना, ऐसे एज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं इन जनरल, ठीक है। तो ये एक बात पता चल गई कि जो वर्टेक्स है वो x इक्वल टू -1 पर लाई करता है। अगर वर्टेक्स इस पर है, x इक्वल टू -1 पर है, तो चाहे ग्राफ ऐसे बने सिमेट्रिकल, चाहे ग्राफ ऐसे बने, एक बात तो तय है कि जो मैक्सिमा मिनिमा है वो -1 पर है। ओपनिंग डाउनवर्ड है तो मैक्सिमा, ओपनिंग अपवर्ड है तो मिनिमा, तो f'-1 तो 0 हो गया ना, मैक्सिमम मिनिमा स्टेशनरी पॉइंट है, तो f'-1 0 हो गया। तो ये क्या गिवन है भैया, ये गिवन है f1 -5 का स्क्वायर प्लस f(-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 गिवन है। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 कब होगा, जब वो दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम 0 कब होगा, जब वो दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाए। तो f(1) इज इक्वल टू 5 है और f(-1) 1 है। लो भैया एक रिलेशन तो ये आ गया हमारा, और एक ये a प्लस बी प्लस सी कितना है 5, a माइनस बी प्लस सी कितना है 1, और b कितना है 2a, रख दो इसमें b को 2a, तो 3a प्लस सी कितना है 5, और यहां पर रखो b को 2a, तो -a प्लस सी कितना है 1, जरा सब्ट्रैक्ट कर दो, 4a कितना है 4, तो a कितना आ गया 1, तो b कितना आ गया 2, अब b अगर 2 आ गया और a 1 आ गया, c कितना है 1 प्लस a, तो c कितना है 2, तो क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक है हमारी x स्क्वायर a1 है प्लस 2x प्लस 2, मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब रेंज जो है। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, ये तो हमारा f(x) आ गया, कह रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऑलवेज यूनिटी है। f(x) की जो रेंज है वो 1 से इन्फिनिटी है, रेंज जो है वो 1 से इन्फिनिटी है। अगर f(x) 1 से इन्फिनिटी है और मैं यहाँ साइन इनवर्स रखूंगा, तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना f(x), तो फिर 1 से बड़ा नहीं हो सकता साइन इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स f(x), तो ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। बट तो f(x) की एक ही वैल्यू है ना पॉसिबल, फिर f(x) इक्वल टू 1, क्योंकि f(x) तो 1 से बड़ा है। अब अगर 1 साइन इनवर्स 1 कितना है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है भैया, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है, और π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1 पॉइंट, ये आपका 57, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक तो ये फंक्शन ऑलवेज यूनिटी है। अब
सिग्नम एफ एक्स जो है वो पोस्ट की क्वांटिटी एज्यूम करता है, देख रहे हैं ना आप, पोस्ट की क्वांटिटी एज्यूम कर रहा है, तो सिग्नम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमेशा, तो भी ये भी यूनिटी है। अब एफ एक्स की वैल्यू ये देखते हैं, इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सी वाले ऑप्शन पर। एफ एक्स की वैल्यू बेटा 1 से इन्फिनिटी है, तो 1/f(x) क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 1/f(x) इसको बिलोंग करेगा। अब tan इनवर्स इनका क्या हो जाएगा, इन वैल्यूज का tan इनवर्स 1/f(x) की वैल्यू 0 से π/4 हो जाएंगी, और 0 से π/4 जितने भी नंबर हैं वो 1 से कम है, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। तो यहां तो बात हो गई खत्म, ये तो सी ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि 1 होना चाहिए ऑलवेज। अब कोट इनवर्स की बात करें, चलो डी वाले ऑप्शन की, भाई एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 1 से इन्फिनिटी, तो 2 की पावर एफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी, राइट। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से हाफ हो जाएगा। बेटा 0 से हाफ हो गया, और उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएंगे, बोलो क्या हो जाएंगे, इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएंगे 1/2f(x) के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0। और 0 का कोट इनवर्स क्या होगा, कोट इनवर्स 0 क्या होगा, π/2, और π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो लगाया बाहर वाला, इसका इंटीजर 1 हो जाएगा, तो डी आंसर ऑल्सो करेक्ट। इस तरह से होगा। आगे बढ़े, एक ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छाटा है, देखो जरा, घबरा जाओगे देख करके, ओ इतने सारे इंटीजर लगे हुए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे हुए, हाँ, लेकिन जितने सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे होते हैं और जितना बड़ा एक्सप्रेशन होता है वो क्वेश्चन उतना ही आसान भी होता है, बस ट्रिक थोड़ी सी लगानी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान दो जरा, क्या है ये क्या है, इंटीजर एन पाई है ना, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अरे कुछ भी होगा, एक्स ही किसी भी वैल्यू के लिए आएगा तो इंटीजर ही ना भाई, एक्स को 10 रखो, 100,000, 1,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो बड़ा नंबर रख लो, कम पढ़े लिखे हो तो बड़ा नंबर रख लो। तो ये क्या है, ये आपका इंटीजर पाई का साइन क्या होता है, 0। और ये क्या है भैया, ये भी इंटीजर पाई का 10 क्या होता है, 0। अरे यार ये इतना बड़ा सा दिखने वाला ये कुछ भी नहीं है यार, ये 0 है भाई। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि F 2018 माइनस F माइनस 2014 ये क्वांटिटी 0 है, मतलब F 2018 माइनस 2014 पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, चलो मान गए। और एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक भी है, ये ध्यान रखना है, देखो उसने पहले ही बोल दिया कि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक। एक तो ये बात हो गई, तो यहां से आप पता लगा सकते हो कि वर्टेक्स मतलब किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, 2018 माइनस 2014/2। अरे बाबा 2018 पर उतनी हाइट है जितनी माइनस 2014 पर, तो किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ, इसका एवरेज कितना, माइनस 2018 पर कितना हुआ इसका एवरेज, इसका एवरेज हुआ 2, x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या, देखते हैं। खैर अभी इसमें x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिकल लग रहा है। अभी ये क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, ये वाला स्टेटमेंट, F 2018 प्लस F ऑफ 2000 माइनस का 14 इज इक्वल टू 216 का स्क्वायर प्लस 12। जरा ये f ऑफ माइनस 2014 की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ट्वाइस f ऑफ
2018 comes to be twice 2016 का स्क्वायर प्लस 12। तो यहां से f 2018 इज इक्वल टू, ये आपका 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2016 का स्क्वायर प्लस 6। यार यही बनाने की कोशिश कर लो क्वालिटी की, यहाँ से आइडिया लग जाए। ये 2018 x है और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6। और हमें ये भी पता था कि x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये आइडिया लग गया था हमें, उससे भी पता चल रहा है ये हमारा एफ एक्स है। तुम लोग अगर कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो बहुत लंबे जोड़े एबीसी आएंगे, मतलब बहुत भयानक इक्वेशन बनेगी। तो एक बात होता है कि जो मिनिमम वैल्यू है एफ एक्स की वो 6 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 6, तो बात गलत हो गई क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है F1 F2 F3 is 20। ये तो आप तो कुछ भी निकाल लोगे यार आप लोग, तो एफ एक्स आ गया तो फिर क्या है। F1 कितना है, F1 है हमारा 1 रख लीजिए 7, F2 कितना है 6, F3 कितना है 7, तो 14 20। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, हाँ ये थोड़ा सा तुम लोगों को डिफिकल्ट पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो क्या आएगी, मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज 2 प्लस 6, एफ ऑफ एक्स निकालो पहले, कितना आ गया, ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लो। एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह पर एफ एक्स रख दो, ये एफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं एफ एक्स को क्या होने दूंगा, यहाँ पर 2 होने दूंगा। एफ एक्स 2 हो सकता है क्या, एफ एक्स 2 नहीं हो सकता दोस्त, है ना। तो एफ एक्स अगर 2 नहीं हो सकता भाई, मिनिमम करने के लिए मैं इसको 0 होने दूं ना, 0 होने दूं तो मतलब एफ एक्स 2 नहीं हो पाएगा ना, ये इक्वल टू 2 करोगे तो एक्स इमेजनरी आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू तो 6 से ज्यादा है, तो मिनिमम वैल्यू रख लो फिर 6 की, और क्या। तो ये 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6, यही मिनिमम बनता है। तो 16 और 4 20, 400 प्लस 6 406 है, इसने 490 बोला है, तो हम नहीं मानते इसकी बात को। एक बार फिर से देख लो, चेक कर लो कुछ गलती तो नहीं होगी कैलकुलेशन में। एफ ऑफ एफ एक्स क्या आया, मैंने x की जगह पर x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब ये एफ एक्स रख दिया x की जगह पर, तो 3 बार एफ कंपोजिशन हो गया। अब मैं यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू रखूं वो 2 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन एफ एक्स 2 होने को तैयार नहीं है, तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू रखो ना। एफ एक्स माइनस 2 की मिनिमम वैल्यू क्या है, एफ एक्स माइनस 2 कितना है, एफ एक्स माइनस 2 कितना है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू रखो ना, कितनी, 4, तो 16 हो गया, ये 16 और 4 20, 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 6, 406 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, डी ऑप्शन पे जरा डालते हैं, एफ एक्स एंड सिग्नम एफ एक्स। देखो एफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, 6 से बड़ा है, एफ एक्स हमेशा क्या है 6 से बड़ा, तो इसका मतलब सिग्नम एफ एक्स क्या है 1 है, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन है, एफ एक्स इक्वल टू 1 के देख लो, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 6 इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी कभी हो ही नहीं सकती, जीरो है सॉल्यूशन, तो डी ऑल्सो करेक्ट। तो इसका ए और डी ऑप्शन करेक्ट हो गए। चलो सेवेंथ देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, जी कोई फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है R2 माइनस इन्फिनिटी से -1 में डिफाइंड है, और gx इस तरह से डिफाइंड है कि pq प्लस 2p माइनस q माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस p क्यूब माइनस 2p माइनस 2p प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2q x माइनस 5। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू रेशनल नंबर है, चलो मान लिया। जी एक्स सरजेक्टिव है, अच्छा सरजेक्टिव है मतलब जी एक्स की जो रेंज है ना वो ये है, ये रेंज है जी एक्स की, तभी तो होगा, कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए ना ऑन टू होने के लिए। भाई देखो दोस्तों, अगर ये रेंज है तो ऑड डिग्री पोलिनोमियल जी एक्स नहीं हो सकता दोस्त, क्योंकि रियल नंबर्स के लिए ऑड डिग्री पोलिनोमियल की रेंज रियल नंबर होती है ना, तो ऑड डिग्री पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जीरो कर दीजिए, पी क्यू प्लस 2p फैक्टराइज कर लू ना, फैक्टराइज है ना, ये तो दिख रहा है साफ साफ, क्या आ जाएगा p माइनस 1 क्यू प्लस 2, ये जीरो होना चाहिए, और साथ ही साथ p क्यूब माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां दोनों से पता चला कि p को 1 होना चाहिए। p को 1 हो जाने के बाद gx हमारा बनेगा एक क्वालिटी, p को 1 होने के बाद ये 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1x माइनस 5। अब ये जो gx है ये है ओपनिंग पैराबोला डाउनवर्ड। अब ये कह रहा है कि ऑन टू होना चाहिए, तो रेंज मतलब ये जो वैल्यू है ये माइनस d/4a होती है क्वाड्रेटिक में, तो माइनस d/4a की जो वैल्यू है वो -1 होनी चाहिए, दिख रहा है ना यहाँ पे। रेंज क्या होती है क्वाड्रेटिक की, माइनस इनफिनिटी से माइनस d/4a होती है ना ओपनिंग डाउनवर्ड में, तो माइनस d/4a की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, -1, तो माइनस d/4a जो है वो -1 होना चाहिए, तो यानी d/4a, d इक्वल टू 4a कर लो ना, d इक्वल टू 4a होना चाहिए। b क्या है, b स्क्वायर, b मतलब 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 80 इज इक्वल टू 4a माइनस 16, कितना आ गया, हाँ ये आपका 64 आ गया ना, क्या 2q प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ गया 64, तो 2q प्लस 1 की दो वैल्यू आ गई, 2q प्लस 1 या तो 8 है या -8 है, तो q की दो वैल्यू आ गई, q की दो वैल्यू आ गई, या तो q 7/2 है या फिर q -9/2 है, और p कितना है हमारा 1, तो p प्लस q की वैल्यू पूछी जा रही है, तो या तो 9/2 है और यहाँ पर 1 जोड़ूंगा तो -7/2, दो आंसर हो गए, आसान था, डिफिकल्ट नहीं था। हाँ ये क्वेश्चन जरूर, मेरा मन तो किया था कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को एज ए चैलेंज दूं, लेकिन आप इसको चैलेंज ही मान लेना, इसको वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, जब दो तीन क्वांटिटी के सम गिवन हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसा गिवन है, और स्क्वायर
की बात हो रही हो, तो यार स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर कैसे बनेगा? मैं 3 की बात करता हूँ। ए बी सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस में बनता है? मोड ए आई प्लस बी जे प्लस सी के का होता है ना ये। तो बस कुछ वैसा ही सोचो, कुछ वैसा ही सोचो। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो है, ये क्वांटिटी आई प्लस जे प्लस के डॉट एफ एक्स आई प्लस जी एक्स जे प्लस एच एक्स के है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल। अब जरा देखो कि दो वेक्टर का डॉट ए डॉट बी का मोड छोटा या बराबर होता है उनके इंडिविजुअल मोड से। ये तो पता है सबको। हाँ बिल्कुल पता है। तो ये कितना है ए डॉट बी? ए डॉट बी कितना है? मतलब ये कितना है? 2 है। तो 2 लेस देन इक्वल टू पहले वेक्टर यानी इसका मॉडुलस √3 है, और दूसरा वेक्टर यानी इसका मॉडुलस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। यानी कि एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 4/3 है। ये समझ में आ गया। तो मिनिमम वैल्यू 4/3 यार, मिनिमम वैल्यू लेकर के अगर मैं इंटीग्रल कर दूं तो मिनिमम एरिया आ जाएगा, है ना भाई? 4/3 है, मिनिमम वैल्यू 4/3 है, तो मिनिमम आ जाएगा कितना? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4/3 मिनिमम एरिया 0 to 3/4 इंटू 4/3 dx, ये आपका 1 आ गया। तो 1 या 1 से बड़ा होगा ये इंटीग्रेशन, 1 या 1 से बड़ा। तो ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर बनता है इसमें। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब सम दिया हो और स्क्वायर का सम वाली बात हो तो वहां पे हम इनइक्वलिटी ऐसे भी कर लेते हैं वेक्टर से। स्क्वायर के सम की मतलब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर का हम सहारा लेते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट भी कई बार आ भी चुके हैं, क्वेश्चन बन चुके हैं। ये देखो आसान है, वैसे तो मैंने ले लिया ऐसे कि चलो इतने डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो बच्चे थोड़े से खुश हो जाएंगे। वैसे इतना भी आसान नहीं है ये, मैंने आसान तो बोल दिया, सॉल्यूशन पता चल जाए तो आसान, नहीं तो। अब ये देखो, आप लोग इसको पहले ट्राई करो, π/7 निकालो। बिना π/7 कैसे सिंप्लीफाई करोगे तो फंस जाओगे। बस यही इसमें है। π/7 रखो तो 1 + 4 sin 7 π/7 अपॉन sin 6 π/7। अब समझ गए होंगे सब लोग, क्योंकि sin 6 π/7 sin π - π/7 इज इक्वल टू sin π/7। तो ये कैंसिल हो गया, और यहां पर भी 1 + 4 sin 2 π/7 अपॉन sin 5 π/7। ये भी इसी रूल से, इसी तरह से बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो 5 × 5 क्या हो गया? 25 हो गया। तो ये आंसर हो गया ए। 2 π/7 पर देख लो वैल्यू, एफ 2 π/7 पर वैसे ही आ जाएगी। 1 + 4 sin 2 π/7 अपॉन sin 6 to 12 π/7। तो ये 12 π/7 जो है वो है पाई माइनस, हाँ देखते हैं इसको, दूसरा वाला 1 + 4 sin 4 π/7 अपॉन sin 2 π/7 मतलब 10 π/7। तो चलो भैया इनमें दोनों में से पाई पाई निकाल लो, माइनस आ जाएगा, है ना? तो पाई निकालूंगा तो ये 5 π/7, हाँ, और 5 π/7 और 2 π/7 सेम होता है। तो ये क्या है? ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब sin 12 π/7 इज इक्वल टू
साइन पाई प्लस 5 पाई/7, 5 पाई/7 कह रहा हूं मैं ये, तो ये माइनस साइन 5 पाई/7 और ये माइनस साइन 2 पाई/7, तो ये माइनस आ जाएगा -1। और यहां पर भी सिमिलरली 2 पाई/7 5 पाई/7 है। अब ये 2 पाई/7 है, सॉरी 4 पाई/7 है, और ये क्या है 10 पाई/7, इसमें से पाई निकाल दो, तो ये माइनस साइन 3 पाई/7 बच जाएगा। अब ये 3 पाई/7 और 4 पाई/7 इक्वल है, तो ये भी माइनस बन जाएगा। तो ये कितना आ गया 1 - 4 -3 और 1 - 4 -3 9। ये आंसर सी करेक्ट है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, देखो 10th वाला क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। fx is differentiable function such that f3 minus x इक्वल टू f3 plus x, मतलब ग्राफिकली क्या है कि x इक्वल टू 3 के अबाउट, ग्राफ सिमेट्रिकल है, x इक्वल टू 3 के अबाउट, ऐसा। चलिए क्या कह रहा है, fx इक्वल टू 0 हैज 5 exactly 5 distinct roots x1 x2 x3 x4 x5 और x1 लेस देन x2 लेस देन x3 x लेस देन x4 लेस देन x5। अच्छा देखिए भैया, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है ग्राफ, एक रूट इधर आएगा तो एक इधर आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब मैं जरा ग्राफ बना रहा हूं, या तो मैं ग्राफ को ऐसे बना लूं कि ये ऐसे करके ऐसे 5 रूट बनेंगे, या फिर मैं इसको ऐसे बना लूं कि ऐसे करके कुछ सिमेट्रिकल बनना है तो ये वाला सेम बन जाएगा, ऐसे बना लूं। व्हाइट वाले केस में भी और रेड वाले केस में भी 5 ही रूट है और x इक्वल टू 3 के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब देखो अगर ये रूट है 3, एक रूट तो ये x1 रूट है, ये x2 है, दोनों केसेस में ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है। तो एक बात तो तय है कि f डैश x3 0 है भैया, नहीं तो सिमेट्रिकल नहीं हो पाएगा। x इक्वल टू 3 पर x एक्सिस को क्रॉस नहीं कर सकते, अगर आप क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो आप सिमेट्रिकल नहीं बना पाओगे x इक्वल टू 3 के अबाउट ग्राफ से अगर करना चाहो तो एक तो f डैश x3 इक्वल टू 0 हो गया, ये क्लियर हो गया। दूसरा ये दोनों चूंकि सिमेट्रिकल है तो ये x2 जो है, मान लीजिए कि x2 जो है वो x3 माइनस लैम्डा है और x1 जो है वो x3 माइनस म्यू है, तो x4 जो है वो x3 प्लस लैम्डा होगा, उतनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, और x5 जो है वो x3 प्लस म्यू होगा। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 आ गया 5x3 यानी 15 आ गया। आंसर ए इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। अच्छा सी के बारे में क्या करें कि मोड एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है भैया, अगर रेड वाला ग्राफ है तो मोड एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और व्हाइट वाला है तो एफ एक्स मोड एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो हम कंफर्मली नहीं कह सकते सीओडी के बारे में कुछ भी, तो इसलिए सीओडी आंसर नहीं है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, पी क्यू रियल नंबर है, x1 x2 x3 x4 x5 इंटीजर्स हैं और 5 इंटीजर है ऐसे। gx f ऑफ मोड x का मोड नॉन डिफरेंशिएबल है, 5 पॉइंट पर है। अच्छा अगर मैं इसका क्वार्टिक है ये ओपनिंग अपवर्ड, इसका ग्राफ ऐसे बनाऊं तो f ऑफ मोड x ऐसे बन जाएगा, तब ये एक पॉइंट पर ही नॉन डिफरेंशिएबल है। ये f ऑफ मोड x का मोड
5 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल करने के लिए मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड है जिससे कि मैं ट्रांसफॉर्म करूं। ये किसका ग्राफ बन गया, एफ मोड एक्स का, और ये किसका बन गया, एफ मोड एक्स के मोड का। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, देर आर 5 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नाउ, यस और नो, यस, 1 2 3 x इक्वल टू 0 तो है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट। एंड ये क्या है, ये रूट्स हैं, लेकिन कैसे है ये बताएगा वो। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, मान लीजिए कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा सिमेट्री से, बिल्कुल क्लियर है। अब ये 0 है, कह रहा है कि इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का सम, ये इंटीजर है और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम कितना है, 10 है। तो जरा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई इनकी, जरा जोड़ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मोड लगा के, ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा नहीं हो गई क्या, ये 10 है, तो अल्फा प्लस बीटा 5 है और ये इंटीजर है, तो 2 केस बन गए ना भैया, अल्फा बीटा, ये 1 है, ये 4 है, या ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पी और क्यू की बात कर रहा है, हाँ अच्छा, अगर रूट अल्फा, इस वाले में क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4, इस वाले केस में क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, क्वाड्रेटिक ही तो बनानी है ना हम लोगों को, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और इसमें क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो गई, -1, एक में 1 नहीं, निगेटिव में देना, यहाँ पे p प्लस क्यू क्या हो गई, 9, और यहाँ पे p प्लस क्यू क्या हो गई बोलो, 11, तो 9 एंड 11 आंसर है क्या, हाँ है, ये इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ देखो 12 में कंपोजिशन दिया है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आइडिया लगाएंगे कि फंक्शन क्या होगा। अगर कंपोजिशन पता हो तो आपको ऐसा डिफिकल्ट नहीं देगा, उसमें कुछ छुपा होगा क्लू। जैसे इसने कहा है कि f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, सारे x के लिए ऐसा है। x को रिप्लेस कर दो यार x प्लस 2 से, तो f ऑफ fx आ जाएगा कंपोजिशन। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये फंक्शन क्या होगा, देखो प्लस 1 यहां दिख रहा है ना आपको, तो यहां भी प्लस 1 होना चाहिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए 2, ये ऐड होके आया होगा 3 ना, 2 में ऐड होके, हाँ तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब तो दिख गया होगा आप लोगों को, ये एफ एक्स है ना, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, अगर ऐसे करो तो मतलब मैं एफ एक्स को क्या मान लू, एफ एक्स को क्या मान लू, एफ एक्स को मान लू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 मान लू, तो सही रहेगा। हाँ तो यहाँ पर 1 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, ऐसे तो आइडिया लगाना पड़ेगा कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो इसमें एफ एक्स क्या लू, ये देखना पड़ेगा। तो ये एफ एक्स आ गया, एफ एक्स की वैल्यू लीस्ट वैल्यू 1 है, ये आंसर इज करेक्ट। अच्छा, एफ ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव
x इक्वल टू 0 पर। अब तो कर लोगे यार, अब तो कर लोगे सब। एफ ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव 56 है कि नहीं पता कर लोगे, या मैं करूं इसको भी, मैं कर दूं। अच्छा तो क्या आ गया एफ ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव, बताओ। ट्वाइस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है, 0, तो 0 रख दो तो 4 और 3, 7 टू जा 14 इंटू 4 56। हाँ भाई सी तो सही है यार। अच्छा इंटीग्रल तो कर ही लोगे यार, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 1 अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस सी आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस सी आ गया इसका इंटीग्रल। अच्छा g ऑफ -2 गिवन है कितना, ये आपका gx आ गया, gx प्लस सी आ गया। g ऑफ 0 g ऑफ 1 कितना है, gx ही आ गया आपका। तो g ऑफ 0 g ऑफ 1 निकाल लो कितना, g ऑफ 0 प्लस g ऑफ 1 tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ये दोनों एंगल π/4 से बड़े हैं, क्योंकि 1 से 1 होता तो ये π/4 होता, 1 से बड़े हैं दोनों, π/4 से बड़े हैं, तो ये पूरा दोनों मिलकर ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है। कहाँ है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर मैं tan इनवर्स का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, वो tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। ये एक निगेटिव क्वांटिटी है। ये एंगल कहाँ है, ये एंगल हमारा कहाँ है बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इनको सेम जगह पर लाने के लिए, इक्वल लाने के लिए क्या करूं, इस वाले में माइनस, इस वाले में पाई से ऐड कर दूं, तो पाई प्लस, तो ये आपका आ गया पाई प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1 π/4। तो आंसर क्या है, 3 π/4। तो 3 π/4, हाँ डी ऑल्सो करेक्ट। तो ये आपका बाकी नेक्स्ट टर्म पे मैं डिस्कस करूंगा। आज इतने ही क्वेश्चन, और बहुत सारे हैं मैंने ले लिए हैं। आपको चैलेंज प्रॉब्लम देता हूं, ये प्रॉब्लम जो आज मैं दे रहा हूं ये भी कोरियन के एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, और आईआईटी में, आईआईटी एडवांस जैसे क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है और उसका आंसर भेजना है मुझे। ओके गाइस, थैंक यू।